नमस्कार। वीडियो की संख्या में देखते हैं आधुनिक भारत का इतिहास और यह लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप है, यानी जीएस वर्ड का एक महत्वपूर्ण नोट्स उस पर आधारित यह महत्वपूर्ण लेक्चर है। और इस लेक्चर के इस अंक में देखेंगे अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा, यानी यह लेक्चर शिक्षा पर आधारित है। अंग्रेजों के समय यानी स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता के बाद जो भारत में शिक्षा का स्तर रहा है या प्रोसेस है उसके डेवलपमेंट का, उस पर हम इस अंक में समझेंगे। यानी किस प्रकार से भारत में शिक्षा का विकास का क्रम शुरू होता है अंग्रेजों के समय से और अंग्रेजों के बाद, उस पर इसमें विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो इससे पूर्व के लेक्चर में हमने देखा था कि ब्रिटिश कालीन समाचार एजेंसियों को देख चुके हैं। इसके पूर्व के जस्ट पूर्व के लेक्चर में इसमें पत्रकारिता संबंधी प्रमुख कानून को हमने देखा, यानी इसमें पत्रकारिता के संबंध में कौन कौन से कानून बनाए गए थे उस पर हमने विस्तार से चर्चा किया। इसके बाद भारत प्रेस का विकास एवं संबंधित कानून को भी हमने विस्तार समझने का प्रयास किया पूर्व के लेक्चर में। इसके अलावा भारत के श्रमिक आंदोलन प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी थी, यानी संस्थाएं जैसे AITUC 1920 का ILO के गठन के बाद यह बनती है। इसके बाद इसके विभाजन दो रूपों में होते हैं, उसको भी हमने विस्तार समझने का प्रयास किया है। इन सारे लेक्चर जो इस चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। इसके अलावा हमने जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रमुख कारखाना एक्ट को भी पूर्व के लेक्चर में समझने का प्रयास किया है। चलिए इस लेक्चर में देखते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो यह है आंग्ल प्राच्य विवाद को देखते हैं। तो यह है लोक शिक्षा के मुद्दे पर था, यानी आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है, तो लोक शिक्षा के मुद्दे पर था। प्राच्य भाषा के समर्थक भारत में शिक्षा के प्रचार का माध्यम संस्कृत या अरबी हो, प्रमुख समर्थक H.T. प्रिंसेप, H.H. विल्सन, यानी भारत में जो प्राचीन शिक्षा थी उसके समर्थन करने वाले जो थे अंग्रेज, यानी भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन शिक्षा का स्तर है, वह विश्व की सारी सभ्यताओं से प्राचीनतम है। तो उसमें जो भारत की प्राच्य शिक्षा है, भारत की जो प्राचीन शिक्षा है, उसको समर्थन करने वाले लोगों में देखें या अंग्रेजी लोगों में देखें तो भारत में शिक्षा के प्रसार का माध्यम संस्कृत या अरबी हो। प्रमुख समर्थक इस बात के H.T. प्रिंसेप और H.H. विल्सन थे। आंग्ल भाषा के समर्थक, यानी दूसरा गुट आंग्ल भाषा के समर्थक था। भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी, इसके समर्थक मुनरो, एल्फिंस्टन और मैकाले थे। तो यही जो दूसरा समर्थक था, यही वर्ग जो है मतलब ज़्यादा प्रबल साबित हुआ। दूसरा वर्ग इसमें निर्बल हुआ, अर्थात प्राच्य भाषा के समर्थक जो है यह अपनी बात को नहीं मनवा पाए और यह जो है भारत में शिक्षा का समर्थक जो थे यह लागू हुआ। तो इस प्रकार से आंग्ल प्राच्य शिक्षा का विवाद रहा। तो इस पर एग्जाम पूछा सकता है कि प्राच्य भाषा के समर्थक कौन थे और आंग्ल भाषा के समर्थक कौन थे आंग्ल प्राच्य विवाद के अंतर्गत। तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन सकता है। तो चलिए इसमें देखते हैं अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा का विकास कहाँ से शुरू होता है और इसके क्रम क्या हैं। तो सर्वप्रथम देखें, जोनाथन डंकन 1791 में बनारस में संस्कृत विद्यालय खोला। यानी ध्यान देना है कि बनारस में जो आधुनिक वाराणसी है उसमें संस्कृत विद्यालय किसने खोला, जोनाथन डंकन ने खोला। कब खोला, 1791 में। ये यूपी स्पेशल के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखें, ए कोड ऑफ जेंटू लॉज मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ। इसके बाद देखें, बेथुन स्कूल 1849 JED बेथुन ने खोला, यानी बेथुन स्कूल 1849 का जो है वह JED बेथुन ने खोला। इसका संचालन आगे लॉर्ड डलहौजी ने किया। वारिंग हेस्टिंग्स द्वारा 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, तो वारिंग हेस्टिंग्स ने किया। कब, 1781 में। यह कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल था, यानी कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल प्रथम बना था यही वारिंग हेस्टिंग्स ने था, जबकि बंगाल का गवर्नर जो फर्स्ट गवर्नर था वह लॉर्ड क्लाइव था। और यह जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत यह जो है कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल बनाया गया था, यह वारिंग हेस्टिंग्स बनाया गया था, जिसको यानी इसके अधीन जो है वह बम्बई और मद्रास के गवर्नर जनरल को कर दिया गया था। बंगाल का जो गवर्नर था यह वारिंग हेस्टिंग्स, इसको जो है अन्य पर अधिकार देते हुए इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो उसी के समय वारिंग हेस्टिंग्स द्वारा 1781 कलकत्ता मदरसा की स्थापना की गई थी। शिक्षा के विकास के क्रम में यह भी शामिल है। इसके बाद देखें तो 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कंपनी के अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज, ध्यान देना है कि पूछा जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई, कलकत्ता में की गई। कौन किया, तो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। कब किया, 1800 ईस्वी में किया। इसके बाद देखें तो डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयत्नों से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोला गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहीं जो देखें तो इस बार जो यूपीपीएससी अपर बीटी एग्जाम 2024 जो कि 22 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया था उसमें ये पूछा था प्रश्न। तो इसमें ध्यान देना है कि डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय वही हैं जो भारतीय नवजागरण के अग्रदूत माने जाते हैं।
तो इन पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया है। तो इन दोनों के प्रयत्नों से 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज खोला जाता है। यानी पूछा जाए कि हिंदू कॉलेज कहाँ पर खोला गया कलकत्ता में और कब खोला गया, तो 1817 में, और किन के प्रयत्नों से, तो ये 2 लोग इसमें शामिल है। इसके बाद देखें तो 1813 के चार्टर एक्ट में 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया शिक्षा पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर एग्जाम पूछता है कि किस चार्टर एक्ट के द्वारा सर्वोत्तम शिक्षा पर जो है बजट बनाया गया था, तो 1 लाख रुपए का प्रावधान 1813 के चार्टर एक्ट में बनाया गया था। चार्टर में से यहाँ होता आदेश पत्र है, आदेश पत्र चार्टर एक्ट काफ़ी लागू किए गए थे, तो इस पर हमने विस्तार से चर्चा कर लिया, आप उसको प्लेलिस्ट में सर्च करके देख सकते हैं। इसके बाद देखें विल्किंस द्वारा भगवत गीता और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया 1785 में। यानी विल्किंस जो था इसने भगवत गीता का और हितोपदेश का अंग्रेजी में अनुवाद किया, कब किया, 1785 में, इसके समय वारेन हेस्टिंग्स के समय। इसके बाद देखें तो यह आपका बनता है कि विलियम जोन्स ने कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर विलियम जोन्स द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। यानी सर विलियम जोन्स ने कलकत्ता में क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। तो ये प्रारंभिक चरण रहा, यानी अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा के प्रारंभिक चरण के अंतर्गत महत्वपूर्ण नोट्स ये रहे, इस पर हमने समझने का प्रयास किया। यानी शिक्षा के विकास के क्रम को देखें, अंग्रेजों के समय भारत में शिक्षा का विकास ज्यादातर वारेन हेस्टिंग्स के समय में है, तो इसको वारेन हेस्टिंग्स को थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ से देखें थोड़ी सी जानकारी इसमें ऐड करें तो यहाँ पर यह है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन प्रमुख गवर्नर जनरल वायसराय, तो देखें रॉबर्ट क्लाइव, इसका समय 1757 यानी प्लासी के युद्ध के बाद से लेकर के 1760 और द्वितीय बार 1765 से 1768 ईस्वी तक था। यह बंगाल का प्रथम गवर्नर था और इसके बारे में सारी जानकारी दी गई है। पर हम वारेन हेस्टिंग्स के बारे में देख रहे थे, तो यहाँ देखें 1774 से 1785 इसका समय है। इसमें देखें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधीन यह बंगाल का अंतिम गवर्नर, ध्यान देना है, बंगाल का अंतिम गवर्नर एवं बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल दोनों था। इसी के समय राजकीय कोष का वो मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया था। भूमि सुधार के लिए वर्ष 1772 में पंचवर्षीय बंदोबस्त, जबकि वर्ष 1777 में 1 वर्षीय बंदोबस्त की व्यवस्था की थी। वर्ष 1793 में इसी बंदोबस्त को कॉलोनिस्ट ने अस्थायी रूप प्रदान कर दिया था, यानी अस्थायी बंदोबस्त बना दिया था। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता हेस्टिंग्स को माना जाता है। इसी समय वर्ष 1774 में कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। इसका मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, जबकि अन्य सहायक न्यायाधीश चैम्बर, लेमेस्टर एवं हाइट थे। इसके बाद देखें तो इसने क्या किया, वर्ष 1775 में फैजाबाद की संधि द्वारा हेस्टिंग्स ने अवध के बेगमों की संपत्ति की सुरक्षा गारंटी दी। इस समय अवध का नवाब आशुकदौला था। वर्ष 1784 में इसी के समय विलियम जोन्स, ध्यान देना, इसी पर हम चर्चा कर रहे थे, तो यह है कि वर्ष 1784 में इसी के समय विलियम जोन्स ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इस सोसाइटी के तहत अनुवादित पहली पुस्तक भगवत गीता थी, जिसका अनुवाद विलियम विल्किंस ने किया था। ये हमने चर्चा किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक जिले में फौजदारी अध्यक्षता दरोगा की थी और दीवानी अदालत अध्यक्षता कलेक्टर द्वारा की गई थी। इसके बाद यहाँ पर देखें तो ये 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा स्थापित किया, यानी अंग्रेजों के समय शिक्षा के विकास में तो महत्वपूर्ण पड़ाव यह है। और इसके बाद ये देख सकते हैं सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो इसके बारे में वर्क ने क्या कहा है, चूहा नेवला था अन्याय का मुखिया कहा जाता है, वर्क ने इसको कहा है। इसके बाद इसके दौरान जो महत्वपूर्ण मैसूर के युद्ध, मराठा युद्ध हुए, टकसाल की स्थापना हुई और 1784 का ब्रिटिश इंडिया एक्ट आया और हैदर अली की मृत्यु इत्यादि इसमें दिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना इस समय में हेस्टिंग्स ने लगान के हिसाब से देखभाल हेतु भारतीय अधिकारी रायन को नियुक्त किया। इसके बाद 1785 में वारेन हेस्टिंग्स लौटने इंग्लैंड के बाद ब्रिटिश नेता एल्बर्ट वर्क ने ब्रिटिश संसद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में महाभियोग की कार्रवाई हेस्टिंग्स पर शुरू की, यानी इस पर महाभियोग भी लगाया गया था। तो एक थोड़ा सा टॉपिक से अलग है। तो यहाँ पर 2 महत्वपूर्ण इसके समय में शिक्षा के विकास के क्रम में काम किए गए थे, इसके समय में हुआ था। चलिए आगे इसमें देखते हैं। तो शिक्षा का अधोमुखी निष्पेंदन सिद्धांत, यानी इसमें शिक्षा का पूछेगा कि शिक्षा का अधोमुखी निष्पेंदन सिद्धांत क्या है। तो यह सिद्धांत सर्वप्रथम ऑकलैंड द्वारा लागू किया गया था। ध्यान देना है कि सर्वप्रथम ऑकलैंड द्वारा लागू किया गया। भारतीय उच्च वर्गों को शिक्षित किया जाए, जिनसे क्षणकर शिक्षा का प्रसार निम्न वर्ग तक पहुंचेगा। यही जो शिक्षा का अधोमुखी निष्पेंदन सिद्धांत सर्वप्रथम ऑकलैंड द्वारा लागू किया गया। इसके बारे में देखें तो ऑकलैंड जो है यह गवर्नर जनरल जो बनता है, ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल बनता है। इसका समय देखें तो 1836 से लेकर 1842 तक यह जो है भारत का गवर्नर जनरल था। और ध्यान दें कि इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति दी गई थी, ब्रिटिश संसद ने प्रदान की थी इसी के समय में। और इसी के समय सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में शामिल है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 ईस्वी का। 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत भी करवाया था। इसके बाद शिक्षा के विकास के क्रम में चलते हैं। आगे का जो समय है यह लॉर्ड डलहौजी के समय जो महत्वपूर्ण घटना घटती है, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 का।
यह भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं इसको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जुलाई 1854 में यह चार्ल्स वुड डिस्पैच लागू होता है, यानी इसमें थोड़ा सी जानकारी देख लें तो यह लॉर्ड डलहौजी, यानी उस दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। इसका लॉर्ड डलहौजी का समय देखें तो 1848 से लेकर के 1856 ईस्वी तक इस भारत का गवर्नर जनरल था। इसमें देखें तो डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लाइफ के कारण अधिक याद किया जाता है। यानी इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए, यानी बहुत से राज्य ने विलय कर लिया था, हालांकि इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसमें हम शिक्षा संबंधित चर्चाओं को देख रहे हैं। तो इसमें देखें शिक्षा संबंधित सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाकुलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। और ध्यान देना, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। इसी समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर तक प्रथम रेल चलाई गई थी, हालांकि इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। और इसी समय जो है 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित हुआ था। भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन इसी के समय में हुआ था। इससे पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किया था। ध्यान देना, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना इसी के समय हुआ था। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की थी। इसी समय 1853 में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा भी शुरू की गई थी। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था। डलहौजी को ज़्यादा चर्चा करेंगे तो ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। इसमें शिक्षा संबंधी देख रहे हैं तो जुलाई 1854 में भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 लागू किसने किया? लॉर्ड डलहौजी ने किया। इसको देखें सिफारिशें इसकी कौन सी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है, इसकी सिफारिशें इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी भाषा के साथ देसी भाषा पर जोर दिया गया। पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार किया जाए। इसमें गांव में देसी भाषा जिसमें एंग्लो वर्नाकुलर विद्यालय खोले जाएं। निजी स्कूलों हेतु अनुदान दिया जाएगा। पांच प्रांतों में लोक शिक्षा विभाग स्थापित किए जाएंगे। 1855 में लोक शिक्षा विभाग गठित किया इसने। 1857 ईस्वी में, ध्यान देना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1857 में यानी 1857 की क्रांति से पूर्व जो है 1857 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में विश्वविद्यालय यानी 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। सरकारी स्कूलों में धननिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा देने पर इसने सिफारिशें दी थी। यह जो है चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854, ये प्रमुख सिफारिशें इसमें शामिल है। इसी को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसके बाद देखें हंटर शिक्षा आयोग 1882-83। यह देखें तो लॉर्ड रिपन के समय में लाया जाता है। लॉर्ड रिपन का समय देखें तो 1880 से लेकर के 1884 तक का जो समय है वह लॉर्ड रिपन का है। इसको हमने देखा था पूर्व के लेक्चर में कि इसको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। इसी के समय देखें तो जो है इसको जो है यानी जो स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, स्थानीय स्वशासन के इसको जनक माना जाता है। इसी के समय में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कराई गई थी, यानी 10 वर्ष के अंतराल पर नियमित जनगणना हुई। पहली बार जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में कराई गई थी। हालांकि यहाँ पर हम चर्चा जो हंटर शिक्षा आयोग के बारे में देख रहे हैं तो इसमें देखें रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर के अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। तो इसने क्या सुझाव दिया, यह महत्वपूर्ण इसमें हो जाता है। तो सुझाव को देखें तो प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में दिया जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके सुझाव में महत्वपूर्ण शामिल है कि प्राथमिक शिक्षा जो है स्थानीय भाषा में दिया जाए। प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण 9 संस्थापित नगर एवं जिला बोर्डों को दिया जाए। प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण जो कंट्रोल है 9 संस्थापित नगर एवं जिला बोर्डों को दिया जाए। माध्यमिक शिक्षा साहित्यिक एवं व्यापारिक खंड पर बटा, यानी माध्यमिक शिक्षा जो है वो साहित्यिक और व्यापारिक खंड पर बटा हो। प्रेसिडेंसी नगरों के अतिरिक्त अन्य शहरों गाँव में स्त्री शिक्षा प्रोत्साहन का सुझाव दिया। ध्यान देना है, यह जो है हंटर शिक्षा आयोग है, इसके महत्वपूर्ण सिफारिशों में स्थानीय भाषा में शिक्षा स्थानीय यानी प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने का सुझाव भी इसने दिया और माध्यमिक शिक्षा साहित्यिक एवं व्यापारिक खंड पर बांटने का भी इसने सुझाव दिया था। इसके बाद देखते हैं तो भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 को देख लेते हैं। यह जो समय था लॉर्ड कर्जन का समय है। लॉर्ड कर्जन देखें तो 1899 से 1905 ईस्वी तक जो इसका समय लॉर्ड कर्जन का है, यह भी विवादित जो है गवर्नर जनरल या बल्कि ये वायसराय था, भारत का वायसराय हो चुका था 1857 क्रांति के बाद। तो इसमें देखें तो भारत के कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1905 में बंगाल का विभाजन, यानी 6 में बंगाल का विभाजन हुआ था। तो 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास इसी के समय में कराया गया था। तो यही हम भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 को देख रहे हैं जो लॉर्ड कर्जन के समय था। इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे, ये सारी जानकारी इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं तो 1902 में सर थॉमस रेले आयोग की सिफारिश पर लाया गया था, यानी भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 कब लाया गया था? 1902 में सर थॉमस रेले आयोग की सिफारिश पर लाया गया था।
भारतीय सदस्य इसमें सैयद हुसैन बिलग्रामी थे और गुरुदास बनर्जी भारतीय सदस्य शामिल थे इस आयोग में, यानी सर थॉमस रेले आयोग में। और इसी की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय में लाया गया था। यानी इसमें ध्यान दें तो कर्जन ने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ के अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग तथा 1902 ईस्वी में सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की थी। यानी इसने सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में जो है विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया था। इसमें 2 भारतीय शामिल थे, इसको हमने देख लिया। इसके बाद सर एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग का बनाया था। इसके बाद कॉलिन स्कॉट मानक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का भी गठन इसने किया था। इसने सर एंटनी मैकडॉनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग भी बनाया था। इसके बाद इमारतों की सुरक्षा मरम्मत की ओर ध्यान दिया इसने। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था। यानी प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार यह कार्य किया था। आगे इसमें देखते हैं तो यह उच्च शिक्षा हेतु 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष 5 वर्ष हेतु स्वीकृत करने का प्रावधान इसके अंतर्गत था। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 के अंतर्गत यानी 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष और 5 वर्ष हेतु स्वीकृत करने का प्रावधान था। गवर्नर जनरल को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार इसमें दिया गया था। यानी इसके प्रावधान के अंतर्गत निजी कॉलेजों पर भी कठोर नियंत्रण की बात कही गई थी। विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया, यानी विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया है। भारत में शिक्षा महानिदेशक HW ऑरेंज की नियुक्ति की गई थी विश्वविद्यालय एक्ट, भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 द्वारा। इसके बाद शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव 1913 को देख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या प्रावधान है तो गोखले ने इस व्यवस्था को देश भर में लागू करने हेतु विधान परिषद में आवाज उठाई थी। यानी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने शिक्षा पर सरकारी प्रस्ताव 1913 का समर्थन किया था, क्योंकि गोखले ने इस व्यवस्था को देश भर में लागू करने हेतु विधान परिषद में आवाज उठाई थी। सर्वप्रथम 1906 ईस्वी में बड़ौदा की रियासत ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम कौन सी रियासत ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया था, तो 1906 में बड़ौदा की रियासत ने किया था। इसके बाद देखें अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से इनकार, यानी अनिवार्य शिक्षा का उत्तरदायित्व लेने से इनकार इस शिक्षा के सरकारी प्रस्ताव 1913 के द्वारा किया गया। प्रत्येक प्रांत में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए, इसके अंतर्गत यह प्रस्ताव के मुख्य बिंदु शामिल थे। इसके बाद सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917-19 की सिफारिशों को देखें तो किसकी अध्यक्षता में सैडलर आयोग बनाया गया था, तो M.E. सैडलर की अध्यक्षता बनाया गया था। इसकी मुख्य बातें ये हैं, यानी देखें सैडलर आयोग जब बनाया गया था उस दौरान भारत का जो वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था, जिसका समय देखें तो 1916 से लेकर 1921 तक इसका समय रहा। इसी के काल में 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया था। इसी काल में 1919 में रॉलेट एक्ट भी पारित किया गया था। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग यानी अमृतसर हत्याकांड भी हुआ था। खिलाफत आंदोलन गांधी जी का आयुष असहयोग आंदोलन इसी समय प्रारंभ हुआ था। तृतीय अफगान युद्ध भी इसी समय हुआ था। कांग्रेस की लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता इसी समय हुआ। इसके बाद 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी समय हुई थी। हम सैडलर आयोग के बारे में देख रहे हैं तो इसमें देखें मुख्य बातें क्या थी, तो इसमें देखें भारतीय सदस्य यानी इस आयोग में जिसकी अध्यक्षता M.E. सैडलर कर रहा था, इसमें मुख्य बातों में भारतीय सदस्य कौन शामिल थे, तो आशुतोष मुखर्जी जी थे शामिल थे, जियाउद्दीन अहमद जी शामिल थे इसमें, यानी 2 भारतीय सदस्य इसमें शामिल थे। स्कूली शिक्षा 12 वर्ष की हो, विश्वविद्यालय नियम उदार हो, स्नातक 3 वर्ष का हो, महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाए, इसकी मुख्य बातों में शामिल है सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के। इसके बाद इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स को देखते हैं तो 1919 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों के तहत प्रांतों में शिक्षा विभाग एक निर्वाचित मंत्री के अधीन कर दिया गया तथा केंद्रीय अनुदान बंद कर दिया गया, जिससे शिक्षा का स्तर गिरा। इसने शिक्षा को प्रांतों के अधीन कर दिया। यानी 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार जो था उसके अंतर्गत प्रांतों में शिक्षा विभाग एक निर्वाचित मंत्री के अधीन कर दिया गया था तथा केंद्रीय अनुदान बंद कर दिया गया था, जिससे शिक्षा का स्तर गिरा। यानी इस प्रावधान के अंदर शिक्षा का स्तर गिर गया था, इससे शिक्षा को प्रांतों के अधीन कर दिया गया था। यानी ये जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार है, यह सैडलर विश्वविद्यालय आयोग इसी के समय मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड भी आया था, क्योंकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड का समय हमने देखा 1916 से 1921 समय तक था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस तक वायसराय था और जो मॉन्टेगू भारत का सचिव था। यहाँ पर थोड़ी जानकारी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में अतिरिक्त रूप से देख सकते हैं। तो यहाँ देखें वर्ष 1916 में पूना में D.K. कर्वे द्वारा महिला विश्वविद्यालय की स्थापना इसी समय की गई थी। अप्रैल और सितंबर 1916 में क्रमशः 2 होम रूल लीग की स्थापना की तिलक और एनी बेसेंट जी ने किया था। 1919 का अधिवेशन जब पारित हुआ तब इसने प्रांतों में द्वैत शासन को स्थापित किया था। 1919 का अधिवेशन 1 जनवरी 1921 से लागू हुआ। 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। कांग्रेस और लीग यानी मुस्लिम लीग के मध्य समझौता एवं नरम दल एवं गरम दल फिर एक हो गए थे।
यह इंपॉर्टेंट है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए सैंडल आयोग की नियुक्ति इसी समय की गई थी। मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लाया गया था। 1920-22 के मध्य असहयोग आंदोलन, 1919-21 के मध्य खिलाफत आंदोलन इसी समय हुआ। 1918 में इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना हुई। बिहार का गवर्नर सर्वप्रथम एक भारतीय सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को बनाया गया। एकमात्र वायसराय जो यहूदी था, यानी लॉर्ड रेडिंग के बारे में ये बताया जा रहा है। यानी नीचे से भी सब जानकारी दी गई है। ऊपर की जानकारी ये थी। लॉर्ड रेडिंग इससे बाद वाला, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के अंतर्गत जो हमने देखा, तो 1919 का जो एक्ट लाया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के अंतर्गत, इस पर हमने चर्चा जो चेम्सफोर्ड के बारे में किया। आगे इसमें देख लेते हैं। तो यह महत्वपूर्ण रूप से है हारटोग समिति 1929 की है। इसके बाद वर्धा योजना 1937 की है। इसके बाद सार्जेंट योजना 1944 की है। इसके मुख्य बातें ये शामिल है शिक्षा संबंधित। तो जल्दी से फिर चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें देखें हारगोट समिति 1929, सर फिलिप हारगोट के अध्यक्षता में गठित कीजिए। सिफारिश में देखें तो प्राथमिक शिक्षा के महत्व बल दिया था इसने। ग्रामीण छात्रों को माध्यमिक विद्यालय तक ही शिक्षा, तत्पश्चात उन्हें औद्योगिक एवं व्यावसायिक शिक्षा दी जाए। केवल समर्पित छात्रों को ही उच्च शिक्षा में प्रवेश मिले। विश्वविद्यालय नियम कड़े कर दिए गए थे। यानी हारगोट समिति के अंतर्गत ये प्रावधान या सिफारिश दी गई थी। इसके बाद वर्धा योजना 1937 का देख सकते हैं। अक्टूबर 1937 में शिक्षा पर कांग्रेस का सम्मेलन किया गया था। जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। वर्धा योजना, गांधी जी ने हरचंद पत्रिका में वर्धा योजना प्रकाशित की थी। यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी मुख्य बातों को शामिल कर लेते हैं वर्धा योजना को। तो इसमें देखें सिलेबस में इसमें देखते हैं मुख्य बातें इसमें क्या है। सिलेबस में हस्त उत्पादक कार्यप्रणाली को अपनाया जाए। कक्षा 2 से 7 यानी कक्षा 2 से 7 हिंदी भाषा में हो। यानी कक्षा 2 से 7 तक जो पढ़ाई या शिक्षा दी जाए वो हिंदी भाषा में हो। कक्षा 8 से अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना शुरू हो। प्रथम 7 वर्ष स्कूल निःशुल्क हो। यानी प्रथम 7 वर्ष स्कूल निःशुल्क हो। अनिवार्य हो, मातृभाषा में हो। ऐसी बातें वर्धा योजना में कही गई थी, मुख्य बातें में शामिल हैं। इसके बाद सार्जेंट योजना 1944 को जल्दी से देखें। तो 6 से 11 वर्षीय बच्चों को अनिवार्य, यानी 6 से 11 वर्षीय बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान सार्जेंट योजना में सिफारिश किया गया था। 11 से 17 वर्ष के छात्रों हेतु 6 वर्ष की शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान इसने करने को कहा। उत्तर माध्यमिक श्रेणी समाप्त कर दी जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसने उत्तर माध्यमिक श्रेणी को समाप्त करने का प्रावधान या सिफारिश की थी। तो ये सार्जेंट योजना 1944 ने किया था। इसके बाद आज़ादी के बाद शिक्षा हेतु किए गए प्रयासों को जल्दी से देख लेते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी है। जैसे कि हम जानते हैं कि अपने देश भारत को, यानी अपने भारत राष्ट्र को 15 अगस्त 1947 को जो है 200 वर्षों की अंग्रेजों गुलामी दास्ता के बाद अपने देश को आज़ादी मिली थी। तो आज़ादी के बाद शिक्षा हेतु किए गए प्रयास, हमने अंग्रेजों के शासन के दौरान शिक्षा पर किए गए प्रयास को हमने समझ लिया। इसके बाद आज़ादी के बाद शिक्षा पर किए गए प्रयास को यहाँ देखें। तो सर्वप्रथम यहाँ देख सकते हैं कि राधाकृष्ण आयोग पर सिफारिश, यानी राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी 1953 में बनाया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो इसको यूजीसी कहते हैं 1953 में, यह राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर लाया गया था। इसके बाद कोठारी शिक्षा आयोग 1964 का है। इसने क्या किया, शिक्षा के सभी पक्षों एवं प्रक्रमों की समीक्षा की थी कोठारी शिक्षा आयोग 1964 ने। इसके बाद देखें तो राधाकृष्ण आयोग 1948-49 जो है, राधाकृष्ण आयोग 1948-49 का, इसके बारे में क्या है, स्नातक की डिग्री को प्रशासनिक सेवाएं होती आवश्यक किया जाए। शिक्षा समवर्ती सूची में हो। जैसे कि हम जानते हैं कि संविधान के भाग 7 में देखें तो जो सूचियां दी गई हैं, जिसमें आपके संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूचियां दी गई, उसमें समवर्ती सूची मतलब इसमें जो है केंद्र और राज्य दोनों अपना नियम बनाएं, यानी शिक्षा का प्रावधान करें। समवर्ती सूची में शामिल करने का राधाकृष्ण आयोग ने सिफारिश की थी। विश्वविद्यालय से पहले 12 वर्षीय स्कूली शिक्षा अनिवार्य हो, ऐसा जो है राधाकृष्ण आयोग की सिफारिश पर कहा गया था। इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखें तो 1968 में पहली बार लाई गई थी। इसके बाद 1986 में, इसके बाद देखें तो 2020 में लाई गई थी। ये लेटेस्ट 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। इसके बाद इसमें देख सकते हैं राष्ट्रीय आंदोलन क्या इसमें रहा, तो प्रारंभिक उदारवादी या कांग्रेस का चरण 1885 से 1905 जो है प्रारंभिक उदारवादी या कांग्रेस का प्रथम चरण है। उग्र राष्ट्रवाद या अतिवादी राजनीति के चरण देखें तो 1905 से 1919 तक है। भारतीय राष्ट्रवाद का युग 1929 से 1939 तक होता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति 1939-1947 तक, ये राष्ट्रीय आंदोलन के चरण है। राष्ट्रीय आंदोलन का ये क्रम है, यानी इसको राष्ट्रीय आंदोलन को हम बांटना चाहें तो 4 भागों में बांट करके इसको विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके बाद देखें प्रारंभिक उदारवादी या कांग्रेस का प्रथम चरण के अंतर्गत देखें तो प्रमुख नेता इसमें दादा भाई नौरोजी जी, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है, फिरोज शाह मेहता जी, दिनशा वाचा जी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष 1985 में बम्बई में किया गया था, 72 प्रतिनिधियों ने पार्टिसिपेट किया था। तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी उसकी प्रथम अध्यक्षता किए थे। तो यह थे S.N. बनर्जी, रास बिहारी घोष जी, R.C. दत्त जी, बदरुद्दीन तैयबजी जी जो प्रथम मुस्लिम जो अध्यक्ष कांग्रेस के बने थे, गोपाल कृष्ण गोखले जी जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हुए थे,
PR आयडू जी, मालवीय जी, आनंद चार्लू इत्यादि जो है प्रारंभिक उदारवादी या कांग्रेस के प्रथम चरण के प्रमुख नेता थे।